मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो हम लोग आज की क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होएगा। चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस। और यूटिलिटी को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? भाई कहाँ गया चैप्टर यार, इंडेक्स में देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे आते हैं, है ना, यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर की वेटेज कितनी है यार? यार चैप्टर की वेटेज तो 8 से 10 नंबर की यार, है ना। तो अच्छे से पढ़ना, मतलब देखो इकोनॉमिक्स में तो मुझे लगता है मुफ्त के नंबर मिलते हैं, बहुत आसान है इकोनॉमिक्स, है ना। 8 से 10 नंबर की वेटेज है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को ये तो बचपन में 12वीं क्लास में तो हमें ये डेफिनेशन रटा 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 दी गई है ना, कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, है ना। जिन कमोडिटीज में हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है उनको हम यूटिलिटी बोलते हैं। अच्छा, जैसे ये पेन, मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, तो क्या इस पेन की यूटिलिटी है? क्या ये पेन मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है? यस ऑफ कोर्स। मुझे आईपैड पे लिखना होता है, तो ये पेन क्या कर रहा है? मुझे उसमें मदद कर रहा है। ये पेन से ही तो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ यार, तो इसका मतलब है इस पेन की मेरे लिए यूटिलिटी है। बट अगर मैं आपके लिए बोलूँ तो आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा करना होता है, तो हो सकता है शायद आपके लिए यूटिलिटी ना हो, या क्या पता आप भी अपने आईपैड पे नोट्स बनाते हो, तो इसकी आपके लिए यूटिलिटी हो सकती है यार। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी। ये तो वही घिसी पिटी डेफिनेशन थी। अब सर यहाँ पे बात करते हैं कि जो यूटिलिटी है, क्या हम यूटिलिटी को बोल सकते हैं कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन? क्योंकि कहते हैं ना वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी का मतलब हम सेटिस्फेक्शन से ले सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हम यूटिलिटी को क्या सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं बेटा? तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों होता है मैम? ये क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज, भैया हो गया भैया, हो गया। अब भयंकर पिछले 10 मिनट से यार ये पेंसिल ही बनाया जा रहा है यार। हो गया भैया, हो गया। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो सेटिस्फेक्शन पावर जो कमोडिटी होल्ड करती है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। तो अगर मैं कहूं कि यूटिलिटी इज इक्वल सेटिस्फेक्शन, तो हम ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ऑफ कोर्स हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं बोल सकते। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब होता है व्हाट वी गेट फ्रॉम द कमोडिटी। नहीं सॉरी, व्हाट वी एक्सपेक्ट, आई एम सो सॉरी, व्हाट वी एक्सपेक्ट। एक कमोडिटी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी यूटिलिटी है। एंड सेटिस्फेक्शन क्या होता है? व्हाट वी गेट फ्रॉम द कमोडिटी। हम एक कमोडिटी से क्या प्राप्त करते हैं, ये सेटिस्फेक्शन है। तो ऑफकोर्स हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि व्हाट वी, भाई यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मैंने किसी कमोडिटी को कंज्यूम किया, मैं एक शॉपिंग मॉल में गई और मैंने एक टी शर्ट परचेज कर ली। अब टी शर्ट परचेज करी, मैंने 2000 की टी शर्ट परचेज करी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये टी शर्ट मुझे 2000 के बराबर का सेटिस्फेक्शन दे। अब मैंने उस टी शर्ट को पहना, तब तक देखा कि एक पर्सन कह रहे कबाड़ ले लो, कबाड़ ले लो, कबाड़, उसने सेम वही टी शर्ट पहन रखी है। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कमोडिटी कुछ अच्छा सोच रही थी यार, व्हाट वी गेट फ्रॉम द कमोडिटी, अरे यार ले हो गई पोपट, है ना। तो इसका मतलब मैं ठग गई यार, मेरे पैसे ज़्यादा चले गए, वेस्ट चले गए यार। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कम हो गया यार। तो इसीलिए हम कभी नहीं कह सकते यूटिलिटी एक डिफरेंट चीज़ है और सेटिस्फेक्शन एक डिफरेंट चीज़ है। एक्सपेक्टेशन जो है वो यूटिलिटी है, एंड जो एक्चुअल में हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन होता है। बोली थी कहीं समझ में आती है? अच्छा आप देखो, तो पहली पॉइंट तो मैंने समझा दिया आपको, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है मैम। एंड अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहते हैं यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर।
ये क्या कहानी है? देखो, यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर का मतलब ये होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कमोडिटी से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट बेटा हो सकता है कि वो सेटिस्फेक्शन आज मुझे कुछ और मिल रहा है, कल मुझे कुछ और मिले, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो सेटिस्फेक्शन होता है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि हम अगर बहुत खुश हैं तो किसी भी चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। अगर हम दुखी है तो हमें कितनी भी अच्छी चीज दो, शायद हमें अच्छा सेटिस्फेक्शन ना दे। तो सेटिस्फेक्शन इज द साइकोलॉजिकल फिनोमिना। एंड हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग के थॉट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। हम कभी अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, तो उसके हिसाब से उन कमोडिटीज के सेटिस्फेक्शन भी तो वैरी करेंगे। समझ रहा है ये बात को? तो कहते हैं किसी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम एग्जैक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये कमोडिटी हमें इतना सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन टाइम टू टाइम वैरी करता रहेगा। समझ रहा है ये बात को? इसीलिए कहते हैं यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एग्जैक्टली किस कमोडिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये हम कैलकुलेट नहीं कर। हमें बहुत भूख लगी है और मैंने चॉकलेट की एक बाइट खाई, मुझे बहुत सेटिस्फाई करेगी, मेरा पेट एकदम भरा हुआ है, मैं खाना वाना खा के आई हूँ, फिर किसने मुझे चॉकलेट दी तो वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। वही चॉकलेट जब मैं भूखी हूँ तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, वही जब मेरा पेट भरा हुआ है तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब है मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या करेगा, वैरी करता रहेगा। समझता है? तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस? क्या हम ये कहेंगे कि जितनी भी चीज़ें यूजफुल है क्या उन्हीं की यूटिलिटी है? ऑफ कोर्स नहीं यार। हम ना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ लोग हैं सिगरेट भी यूज करते हैं, लिकर भी यूज करते हैं। आप एक बात बताओ, जो लोग सिगरेट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें सेटिस्फाई कर रही होगी तभी तो यूज कर रहे होंगे। जो लोग लिकर यूज कर रहे हैं तो क्या उन लोगों को भाई सेटिस्फाई करती होगी तभी तो वो यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या लिकर एंड सिगरेट हमारे लिए यूजफुल है? नहीं है। तो समटाइम्स ना यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। जरूरी नहीं है जो चीजें मेरे लिए यूजफुल हो, जो चीजें मेरे लिए काम की हो, वही चीज हमारे लिए यूटिलिटी हो। नहीं, कुछ चीजें जो हमारे लिए काम की नहीं है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम उन्हें क्या करते, कंज्यूम करते हैं। तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। क्या यूटिलिटी इथिकली गुड एंड बैड के बारे में बताती है? ऑफ कोर्स नहीं। यूटिलिटी किसी कमोडिटी से जो सेटिस्फेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मेरी चॉइस पे डिपेंडेंट हो सकता है, तो वो हमें कभी नहीं बताता है कि ये चीज़ बैड है ये चीज़ गुड है। तो मैं कहूँगा तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इथिकली न्यूट्रल है। ये हमें नहीं बताता व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये हमें बताता है कि भाई हम सेटिस्फेक्शन देंगे, आपको इस कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट ये सेटिस्फेक्शन अच्छा है या बुरा है इस पे बात करते ही नहीं। समझ रहे हैं? तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी में अगर हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी हमारे लिए यूटिलिटी है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन? नो, हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज यूटिलिटी का मतलब होता है व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कमोडिटी एंड सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है व्हाट वी गेट फ्रॉम द कमोडिटी। ठीक है? फिर मैंने आप सबको बताया कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सब्जेक्टिव का मतलब किसी भी चीज को जब हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते या कैलकुलेट नहीं कर सकते तो वो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर है। एंड यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी ये टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस वैरी करती रहती है। अगर ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वैरी करेगी तो ये सब कुछ हम कैसे कहेंगे कि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस होता है? ऑफकोर्स नहीं, हमेशा नहीं। यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारे पास कुछ बैड चीज़ों की भी क्या होती है, इच्छा होती है हमें, है ना। सिगरेट और लिकर की भी इच्छा होती है, बट वो बुरी चीज़ें है, बट फिर भी हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है? फिर मैंने कहा कि इथिकली ये क्या है, न्यूट्रल है। इथिकली न्यूट्रल का मतलब ये मैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड के बारे में नहीं बताती है। ठीक है? नाउ आगे मूव करते हैं। तो यूटिलिटी पे हम लोग दो अप्रोचेस पढ़ने वाले यार, है ना। एक अप्रोच पढ़ेंगे हम लोग कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच हम लोग पढ़ने वाले ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है? कार्डिनल अप्रोच की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्डिनल अप्रोच में हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले तो इकोनॉमिस्ट के नाम जान लो, आपसे एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो कार्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था एंड ऑर्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो हिक्स एंड एलन ने दिया था। ठीक है? दोनों ही अप्रोच हमारी यूटिलिटी पे बात करती है, बट अप्रोचेस अलग अलग हैं।
कार्डिनल अप्रोच कहती है, जिसमें एल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि हम किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो मैम, अभी अभी आपने जनरल प्रिंसिपल बताया कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब यूटिलिटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, जनरली कहा गया है, बट एल्फ्रेड मार्शल जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इन्होंने कहा कि हम सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं कि किस इकोनॉमिस्ट ने कह रखा है कि हम सैटिस्फैक्शन को मेजर करेंगे, तो एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा है, और उन्होंने कहा हम अपने सैटिस्फैक्शन को मेजर करेंगे और मेजर करने की इकाई भी दी। जैसे हम किलो को मेजर करते हैं ग्राम्स में, लीटर को मेजर करते हैं मिलीलीटर्स में, ठीक वैसे ही हम अपने सैटिस्फैक्शन को मेजर करेंगे यूटिल्स में। तो यूटिल्स में मेजर करने के लिए कोई ना कोई इकाई दी होगी, तो इन्होंने कहा मनी। हमारा जो सैटिस्फैक्शन है वो मनी पे डिपेंडेंट है, हम किस कमोडिटी पे कितना मनी खर्च कर रहे हैं इस पे डिपेंडेंट होता है। तो इन्होंने यूटिल्स को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर दिया वो क्या दिया, मनी दी है। आई कहानी समझ में। तो कार्डिनल अप्रोच में एल्फ्रेड मार्शल जी कह रहे हैं हम अपने सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, एंड मेजर करने के लिए इन्होंने पैरामीटर्स भी दिए, हम यूटिल्स में करेंगे एंड यूटिल्स को मनी के फॉर्म में मेजर करेंगे यार, ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे 1 कमोडिटी कॉन्सेप्ट भी बताया एंड 2 कमोडिटी कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बता रखा है। अच्छा, लोगों ने इनकी अप्रोच को बहुत क्रिटिसाइज किया, कहा कि नहीं ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन फिर भी ये है अप्रोच, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में। एंड कुछ लोग तो कहते हैं ये अनरियलिस्टिक है, बेकार की अप्रोच है, वाहियात अप्रोच है, क्योंकि भाई किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं यार, या कैसे हम एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन्होंने कहा कि नहीं हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम कैलकुलेट करेंगे, तो लोगों ने इसको अनरियलिस्टिक अप्रोच भी कहा है। अनरियलिस्टिक का मतलब है बहुत रियलिस्टिक नहीं कही, ठीक है। अच्छा, अब उस पर आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच को दिया है हिक्स एंड एलन ने। इन्होंने कहा हम अपने सैटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, हम अपने सैटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं कि कमोडिटी ए इज बेटर देन कमोडिटी बी, कमोडिटी बी इज बेटर देन कमोडिटी सी। तो हम रैंक कर सकते हैं, बट हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कमोडिटी ए से हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कमोडिटी बी से हमें इतना मिल रहा है। इनकी अप्रोच को लोगों ने काफ़ी सराहा, तो इनकी अप्रोच को कहा गया कि ये काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि कंपेयर करना बहुत आसान है, कंपेयर कर सकते हैं यार हम लोग, है ना। एंड इसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आगे चल के। और आपसे ये भी पूछते हैं कौन सी अप्रोच न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो कार्डिनल अप्रोच में न्यूमेरिकली हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कार्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल में आज सच हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो ये रैंकिंग बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि हम 2 कमोडिटीज में रैंक करते हैं कि कमोडिटी ए इज बेटर देन कमोडिटी बी, तो हम यहाँ पे रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है ना यार। तो मेन आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है कार्डिनल अप्रोच। सर कार्डिनल अप्रोच में बात करूँ तो पहले तो कुछ बातें आप लोगों को बता दूँ, फिर आगे चल के बात करती हूँ। एक कॉन्सेप्ट है टीयू का, टोटल यूटिलिटी। अब मैं टोटल यूटिलिटी की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे टोटल यूटिलिटी होता क्या है, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा टीयू कहलाता है। अब देखेंगे कर्व के फॉर्म में कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे मूव करता है। देखो, जब भी हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग से में उससे भी जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज करता है, और लगातार कंटिन्यूअसली हम इस कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएं तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अपने मैक्सिमम पे भी पहुंच जाता है। और इसके बाद भी अगर हम इस कमोडिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरने भी लगता है। समझ रहे हो ये बात को। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ किसी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो ये कुछ इस प्रकार होता है। इसको हम टोटल यूटिलिटी भी बोलते हैं, टीयू बोलते हैं। एंड टीयू किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ेगा, और अभी भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो हम मैक्सिमम लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी नहीं, उसके बावजूद अभी हम रुके नहीं और कंज्यूम करते रहे तो सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद गिरने भी लगता है। देखो, ये कंज्यूमर बिहेवियर है चैप्टर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब हम ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा हमारे साथ होता है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डाइट है वो 4 चपाती है, 1 बोल ऑफ दाल एंड 4 चपाती, ये आपकी डाइट है। आप अभी कोचिंग के बाद गए, दोपहर में घर पहुंचे आप, फिर आपने कहा मम्मा खाना दो, मम्मा ने खाना दिया आपको। अब उसके बाद आपने 1 रोटी खाई, पहली रोटी खाई तो आपको बहुत सेटिस्फाई किया, दूसरी खाई तो सेटिस्फेक्शन तो उससे मिला, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन पहले से मिला था वो दूसरे से नहीं मिलेगा। आपने तीसरी रोटी खाई तो तीसरी से भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन जो पहली और दूसरी से मिला वो तीसरी से नहीं मिलेगा। चौथी रोटी में आपका पेट भर गया,
पर मम्मा कहती नहीं नहीं एक रोटी और खाएगा तू, तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे, मम्मा अब नहीं खा सकता, अब मन नहीं कर रहा है, नहीं खा। मम्मा ने कह दिया जबरदस्ती, तो चलो खा लेते हैं। सर सेटिस्फेक्शन गिरा ना, अब रोटी अच्छी नहीं लग रही है बट फिर भी खा रहे हैं। दादी माँ नहीं नहीं मेरा बेटा एक रोटी और खाएगा, दादी माँ के कहने पे नहीं खाओगे। अब भैया समझ नहीं रहे हो तुम, अंदर सिचुएशन खराब हो चुकी है, प्लीज यार बस, नहीं मेरा बेटा खाएगा, दादी माँ के लिए नहीं खाएगा एक रोटी। लो दादी माँ को है ना रिस्पेक्ट करने के लिए एक रोटी तुमने और दबा दी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, नीचे हो गया। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो सेटिस्फेक्शन ऐसे मूव करता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है और फिर डिक्लाइन करने लगता है। आई कहानी समझ में? अगर हमने उस कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं रोका तो, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है एमयू का। एमयू का मतलब होता है पहली रोटी कंज्यूम करी, दूसरी कंज्यूम करी, तीसरी कंज्यूम करी, चौथी कंज्यूम करी। तो पहली तो ये है, आप यहाँ पे देखो हमने एक रोटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करी ना, 2 - 1 एक रोटी एक्स्ट्रा है, 3 - 2 एक रोटी एक्स्ट्रा है, 4 - 3 एक रोटी एक्स्ट्रा है ना। इसका मतलब जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट से कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो पहली रोटी ने ज्यादा सेटिस्फाई किया, दूसरे ने कम किया ना, तीसरी ने और कम किया, चौथी ने और कम किया, पांचवी खाया तो और सेटिस्फेक्शन गिर गया। समझ रहे? यही तो होता है ना, जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला कंजम्पशन जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कंटिन्यूसली गिरता है गिरता है गिरता है, और अगर हम कंजम्पशन बंद ना करें तो जीरो होकर नेगेटिव भी हो जाता है। कैसे कर्व मूव करता है, देखो कर्व कैसे मूव करता है। ये एमयू हो गया। देखो एमयू किसमें, डिक्लाइनिंग फेज में, लगातार कंटिन्यूसली क्या करा, डिक्लाइन करा डिक्लाइन करा डिक्लाइन करा, एक टाइम पे जीरो पे आया और फिर क्या क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अगर आपने कंजम्पशन बंद नहीं किया तो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये टीयू है और ये हमारा एमयू है। ठीक है ना यार? अच्छा, एक एयू भी होता है कि पर यूनिट कितना कंजम्पशन गिर रहा है, तो लगातार कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा एवरेज यूटिलिटी, लेकिन ये डिक्रीज करता रहेगा, लेकिन कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो ये टीयू कर्व हो गया, ये एमयू कर्व हो गया और ये हमारा एयू कर्व हो गया। ठीक है, इतनी समझ में आती है ना? अब यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट की बात करने वाले। एक नियम है हम लोग जिसकी बात करने के लिए जा रहे हैं, और ये नियम क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस चैप्टर में पहला नियम हम लोग ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एंड जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये बेसिकली बेस्ड है कार्डिनल अप्रोच पे। एंड ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डीएमयू। अच्छा एक मिनट, मैं कुछ बातें पूछ लूँ। अगर आपसे पूछें कि लॉ ऑफ डीएमयू कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया तो बता लोगे? अगर ये कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है और कार्डिनल अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल ने दी, तो कॉमन सेंस से लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया होगा? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया होगा। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है तो क्या बता लोगे? इसमें सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे, रैंक करेंगे? मेजर करेंगे, रैंक यहाँ पे नहीं करते यार। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं यार। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो क्या कहते हैं, पहला नियम इस टॉपिक का बताने जा रही हूँ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है लगातार कंटिन्यूअसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता जाता है। मैंने चॉकलेट की पहली बाइट खाई, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी खाऊंगी मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना पहले से मिला था, तीसरी खाऊंगी फिर सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन वो पहले और दूसरे के बराबर नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो यही कहता है कि द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase in the stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already uses। मतलब लगातार कंटिन्यूअसली किसी कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम करें तो उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरने लगेगा। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, क्या कहते हैं, एज अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ एन आइटम। हम लगातार कंटिन्यूअसली एक कमोडिटी के ज़्यादा आइटम्स अगर कंज्यूम करते हैं, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, देखो मैं टोटल की बात नहीं कर रही हूँ, the extra satisfaction that it derives from an extra unit declines with the increase in the consumption of that item। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं घर गई और मैंने गुलाब जामुन खाया, पहले गुलाब जामुन को खाया तो 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, दूसरे गुलाब जामुन को खाया तो 55 का हुआ। अच्छा, तो टोटल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ा ना? पर आप एक बात बताओ, पहले गुलाब जामुन को खाने से दूसरा हुआ था और दूसरे को खाने से 55 का मिला टोटल, तो इसमें 30 तो पहला होएगा ना,
और अगर 55 माइनस 30 करें तो कितना आएगा 25। तो इसका मतलब ये है कि पहले को खाने से 30 का मिला था और दूसरे को खाने से 25 का, और जब तीसरे को कंज्यूम किया तो 20 का, और चौथे को खाया तो फिर 15 का। आप देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं गुलाब जामुन खाती जाऊंगी सर, मेरा जो गुलाब जामुन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या होएगा, पहले इंक्रीज होएगा फिर मैक्सिमम पे जाएगा और डिक्रीज करेगा। ये TU है, डिक्रीज करा डिक्रीज करा डिक्रीज करा, जीरो पे जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या है, MU है। कहीं कहानी समझ में, बोलो इतनी कहानी समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अब इंपॉर्टेंस ऑफ DMU। इंपॉर्टेंस ऑफ DMU का मतलब है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। ये लॉ क्या बताता है, किस बारे में बात करता है, तो ये लॉ तो इतना बताता है, ये लॉ कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या कह रहे हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड को भी फॉर्म करता है। अब ये वाली कहानी क्या है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड भी जब पढ़ लेंगे तभी पता चलेगी यार, है ना। बट इतना ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड का जो ओरिजिन है वो लॉ ऑफ DMU है। मतलब लॉ ऑफ, वैसे तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड जो जो आंसर एक्सप्लेन करता है कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ये जो जब हम इस पे कर्व बनाएंगे तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग मूव करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रैशनल है बिहाइंड द डिमांड कर्व, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो हम उस कमोडिटी को और परचेज करने लगते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी एक रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होती है, बट इस पर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। इस पर एक हैशटैग हम लगा रहे हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU इंडिकेट्स द प्राइस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये क्या कहानी है, अब बहुत नन्हे बच्चे हो तो एक काम करते हैं डिटेल में समझते हैं यार, है ना। यहाँ पे देखो, देखो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ यार। अगर मैं किसी कमोडिटी पे 4 रुपीज खर्च करती हूँ तो मैं उससे एक्सपेक्ट क्या करती हूँ, 4 यूटिल्स। मतलब जिस कमोडिटी पे मैं जो, ऐसे देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स, और अगर किसी कमोडिटी पे मैं 4 रुपीज खर्च करती हूँ तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 4 यूटिल्स। ठीक है भाई, जितना खर्च कर रही हूँ उतना तो एक्सपेक्ट करूंगी ना। अगर मैंने किसी कमोडिटी पे 4 रुपीज खर्च किए तो मैं उससे सेटिस्फेक्शन कितना डिमांड करती हूँ, 4 रुपीज, 4 रुपीज के इक्विवेलेंट का डिमांड करती हूँ। अगर 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूटिल्स तो 4 रुपीज खर्च किए तो 4 यूटिल्स को डिमांड कर रही हूँ। बोलो भाई, यही तो मैं डिमांड कर रही हूँ। अच्छा अब जरा देखो ध्यान से, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कमोडिटी पे मैं 4 रुपीज खर्च करने की इच्छुक हूँ, बट वो कमोडिटी मुझे 2 रुपए में ही मिल जाए, मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या घटेगा? जो तुम्हारे मन में है तुम वो बोलो यार। कोई अभी यहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि मैंने फांसी लगा देनी है। अगर कोई कमोडिटी 4 रुपीज की है और मैं उस पर 4 रुपीज खर्च करने को तैयार हूँ, और वो कमोडिटी मुझे 2 रुपए की मिल जाए, तो सेटिस्फेक्शन तो मुझे 4 यूटिल्स का देगी, बट कितने की मिली, 2 रुपए की। तो आप लोगों ने क्या कहा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। यस, आप देखो जरा ध्यान से, आप ही लोगों ने मुझसे कहा कि मैम अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज कर जाए तो उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। ये आप ही लोगों ने मुझसे कहा है अभी अभी। आप प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, मैं क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर है, आप जैसा बिहेव करोगे लॉ वैसे भी वर्क करेगा। तो आप लोगों ने कहा कि मैम अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिर जाए तो उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। आप सोचो, लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, देखो यहाँ पे किसी प्राइस पे कोई क्वांटिटी क्यों कंज्यूम कर रहे थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। यहां से यहां आ गए, मैंने क्वांटिटी क्यों बढ़ाई, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता है ना। तो हम अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस गिरेगा हम उस कमोडिटी को परचेज करने लगेंगे। पहला रीजन बेटा, मैंने कहा बताते हुए चलती हूँ। पहला पॉइंट, लॉ ऑफ DMU फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम ऐसा क्यों करते हैं?
प्राइस गिरने पे हम, जैसे ये तो नियम है, ये तो सबको पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, ये तो सबको पता है। बट हम ऐसा करते क्यों हैं, हम ऐसा करते क्यों हैं, उसके पीछे की क्या क्या सिचुएशन है, किस लिए ऐसा करते हैं? तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस गिरेगा हम उसको परचेज करके अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? बचपन में पढ़ा था पर इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें पहला ही नियम था कि लॉ ऑफ डीएमयू। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्यों होता है, तो मैंने आप ही के मुंह से कहलवाया कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस गिर जाए तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ने लगेगा, और हम ज्यादा सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए जब भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है हम उसको परचेज करने लगते हैं। तो देखो ना, बन गया ना ये लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। अब बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं, पहली वाली लाइन बताओ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड को कैसे फॉर्म कर रहा है? आया समझ में कि नहीं आया? कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। प्राइस इंक्रीज करेगा हम कम कर देंगे, क्यों भाई? एक चॉकलेट पे मेरा जो बजट है वो 4 रुपए का है, वो जो चॉकलेट थी वो 4 की बजाय 6 की हो गई, क्या लगता अब हम उस चॉकलेट को परचेज करेंगे? उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे यार हम। क्यों? क्योंकि अब सेटिस्फेक्शन भी तो गिरेगा, समझ रहे हैं? सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं बेटा हम लोग, है ना। अच्छा, तो पहली लाइन तो समझ में आ गई बच्चों को। नाउ अब दूसरे बात करते हैं। द लॉ ऑफ डीएमयू इंडिकेट द प्राइस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप जो देखो जानते प्राइस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, तो जरा मैं 2 मिनट मेरी बातों को समझना ध्यान से। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और एक होता है बेटा कंज्यूमर, सारे पॉइंट में यही बता दूंगी आपको। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। जब किसी कमोडिटी पे मैं पैसे कम खर्च करूं और मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे तो कंज्यूमर सरप्लस है। अभी थ्योरेटिकली देख लो, अभी ग्राफिकली भी देखेंगे। जब किसी कमोडिटी पे मैं पैसे करूं खर्च कम और सेटिस्फेक्शन मुझे ज्यादा दे दे, जैसे एक चॉकलेट पे मैं 4 रुपीज खर्च करने को तैयार थी, बट अगर वो चॉकलेट मुझे 2 की मिल गई तो इसका 2 खर्च किया, 2 यूटिल्स का मैं एक्सपेक्टेशन करूं, अगर मिला 4 का तो इसका मतलब क्या? 2 एक्स्ट्रा मिल गया, जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। तो marginal utility of commodity X is greater than price of commodity X is called the consumer surplus। अच्छा यहाँ पे देखो, when marginal utility of commodity X is equals to price of commodity X is called equilibrium। भाई जिस कमोडिटी पे मैं जितना खर्च कर रही हूँ उससे एक्सपेक्टेशन तो मेरी उतनी है ना, तो जो मैं एक्सपेक्ट करूँ वही मेरा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। तो जिस कमोडिटी से जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वही मेरा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अच्छा यहाँ देखो, when marginal utility of commodity X is less than price of commodity X, जितना मैंने खर्च किया सेटिस्फेक्शन मुझे उससे कम मिला, आप बताओ बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि जितना मैं खर्च कर रही हूँ एटलीस्ट उतना तो मैं डिमांड करती हूँ कि वो उतने रुपए के बराबर तो सेटिस्फाई करे, बट मैं 2000 एक कमोडिटी पे खर्च किए, वो सेटिस्फेक्शन मुझे 2500 का दे रही है, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? गिर गया, एंड इसको बोलते हैं कंज्यूमर डेफिसिट। अब जो इसको ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स, ठीक है, ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स, और मैंने किसी कमोडिटी पे खर्च किए 4 यूटिल्स। मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगी? 4 रुपए खर्च करें तो मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगी? 4 यूटिल्स ना भाई, ये तो मेरी यूटिलिटी 4 यूटिल्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वॉट वी एक्सपेक्ट, ठीक है ना, 4 यूटिल्स कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो हकीकत में क्या हुआ, ये समझना।
ओके, मैंने 4 रुपए की एक चॉकलेट परचेस कर ली और मैंने चॉकलेट की जैसी पहली बाइट खाई उसने मुझे 10 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फेक्शन दिया। आप मुझे ये बताओ, अगर इसने मुझे 10 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फेक्शन दिया, खर्च में मैंने कितने किए थे भाई? 4 रुपए किए थे। सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 10 का। सर मैं एक्सपेक्ट तो 4 ही का कर रही हूँ ना, मुझे मिला कितना? 10 का, तो ज़्यादा मिल गया। अच्छा, जब दूसरी बाइट कंज्यूम करी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 8 यूटिल्स का। तीसरी कंज्यूम किया तो मुझे 6 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिला और चौथी किया तो 4 यूटिल्स के बराबर का मिला। अब जरा समझो ध्यान से, या यहाँ पे देखो मैंने यहाँ को मिला दिया यार, ये कौन सा कर्व है मेरा? MU है। लगातार कंटिन्यूअसली एक कम्युनिटी को कंज्यूम कर रही हूँ ना, तो लगातार कंटिन्यूअसली अगर मैं एक कम्युनिटी को कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरा कौन सा कर्व बनेगा? MU बनेगा। चॉकलेट के कंजम्पशन पैटर्न को दिखा रही हूँ और एडिशनल कम्युनिटी को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है? गिरता है। तो मैंने MU कर्व बना दिया। MU कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये देखो ना, मैंने यहाँ पे MU कर्व बनाया था, ये देखो ये MU कर्व ही तो है, ये हमारा MU कर्व है। और MU कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये देखो मैंने MU कर्व बनाया यहाँ पे। अच्छा अब देखो सर, मैंने खर्च किया इतना, तो यहाँ पे देखो प्राइस और मेरा सेटिस्फेक्शन बराबर है। ये मेरा MU कर्व है, ये MU कर्व है और ये मेरी प्राइस लाइन है। और मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ये 4 रुपीज, ये तो प्राइस लाइन है ना, ये 4 रुपीज क्या है? ये तो प्राइस लाइन है। और ये लाइन क्या है? ये MU कर्व है। और इस पॉइंट पे प्राइस लाइन एंड MU कर्व एक दूसरे के बराबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम है। अच्छा जरा ये शेडेड एरिया देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी ना, ये थी मेरी एक्सपेक्टेशन, बट ये जो येलो कलर शेडेड एरिया है ये तो मुझे एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, प्राइस लाइन तो ये है ना, प्राइस लाइन तो ये, इसके ऊपर जितना मिला वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? हाँ ये देखो, ये क्या है? प्राइस लाइन से नीचे चला गया सेटिस्फेक्शन, तो ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए डेफिसिट है। आई कहानी समझ में आप लोगों को? तो अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं लॉ ऑफ डियाम्यू एक्सप्लेन करता है इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को। देखो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ डियाम्यू से ही मैंने दिखाया आपको। एक चॉकलेट ली, उस चॉकलेट को एडिशनली हमने क्या किया? लगातार कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया, पहली बाइट खाई तो 10 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिला। इसका मतलब ये कि अगर ये चॉकलेट 10 रुपीज की भी होती तो मैं इसे परचेज कर लेती यार। सेकेंड पे 8 यूटिल्स का मिला, 6 यूटिल्स का मिला एंड 4 यूटिल्स का। तो जहां तक ये 4 यूटिल्स तक पहुंचा, यहाँ तो तब तो हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। एक रैशनल पर्सन 4 के बिलो नहीं जाता। मतलब आप उस लेवल पे जाके कंज्यूम नहीं करते हो ना जहाँ पे लगे अरे यार पेट भर गया है लेकिन खा लेता हूँ यार, मैं खा लेता हूँ। बंदर थोड़ा ना हो कि स्टोर करके रखना है। बंदर यहाँ पे देखो, आपने कभी देखा बंदरों को पेट भरने के बाद वो यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे गले में कभी कभी देखा स्टोर करके रखते हैं। सीरियसली, तुम लोगों ने मंकीज को नहीं देखा? मंकीज ऐसे उनके गले नहीं ऐसे यहाँ पे ऐसे फूला रहता है कभी कभी यहाँ पे। कभी देखा मंकी को ऐसे स्टोर करके रखा हुआ? देखो उन्होंने, ये देखो स्टोर करके रखा है इन्होंने, है? तुम लोग एकदम बुद्धू ही निकल, तुम लोगों ने आज देखा नहीं कि मंकी अपने यहाँ पे स्टोर करके, ये देखो। हाँ अरे अरे ये तो पता होगा ना, ये देखो ये क्या करके रख रहे हैं? स्टोर किया है इन्होंने अपने फूड को, समझ रहे हैं? ये यहाँ पे रखा हुआ है, इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब इन्हें क्या लगता है एक्चुअली होता क्या ना भाई, ये तो जानवर है। जब ये जानवर है तो इन्हें पता है क्या लगता है? इन्हें लगता है कि आज हमें खाना मिला, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो कितना, अरे यार देखो कितना क्यूट सा है, और इसने स्टोर करके रखा हुआ है फूड को। तो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब ये क्या कहानी है? सर इनको लगता है इनको नहीं मिलेगा,
पर तुम लोग तो ऐसा नहीं करते हो ना कि तुम लोगों ने भी इतना, मतलब 4 रोटी की तुम्हारे को भूख है, तुमने 4 रोटी के बाद ना यार 4 रोटी पेट में और दबा के रख ली कि पता नहीं अगले पल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो नहीं करते ना यार। तो इसका मतलब आप पेट भरने के बाद खाना छोड़ देते हो कि नहीं अब हम नहीं खाएंगे। कि ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पेट भरने के बाद भी आप खाना खाते हो? ऐसा होता है? तुम राक्षस हो, जानवर कहीं के यार। और ऐसा नहीं होता है, एक रैशनल पर्सन कभी ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार ध्यान से, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये तो कहानी समझ में आ गई, ऐसा होता क्यों है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू इंडिकेट्स द प्राइस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। तो जितना किसी कमोडिटी पे मैं प्राइस खर्च करने को तैयार होती हूँ और उतना ही मुझे अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम कहते हैं कि हम किस पे, इक्विलिब्रियम पे हैं। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या बनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ प्राइस इज इक्वल टू एमयू। आई कहानी समझ में। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू इज यूजफुल टू एक्सप्लेन द लॉ लॉ ऑफ डीएमयू इज यूजफुल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा अगली लाइन पढ़ने से पहले ही। एमयू से ही पता चलता है कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कि भाई एक कमोडिटी पे मैं जितना खर्च कर रही हूँ अगर मुझे उससे ज्यादा मिल गया तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, सरप्लस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपके साथ ऐसा होता होगा। आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपने कोई टी शर्ट देखी, ओह वाह कितनी सुंदर लग रही टी शर्ट। आपने उसको टैग देखा, ओह कितनी सस्ती है, 1000 रुपए की है। आप उसको परचेज करने के लिए 5000 देने के लिए रेडी थे, बट वो टी शर्ट है कितने की, 1000 की। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, सबके साथ हुआ होगा कि आप कभी किसी कमोडिटी को देखते हो, लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी है, एंड फिर आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि इसका प्राइस इतना होएगा। फिर आप जब जाके देखते हो तो लगता है ओ ये तो बड़ी सस्ती है। तो इसका मतलब क्या है सर, सरप्लस मिल गया आपको। आई कहानी समझ में, यार सरप्लस मिल गया आपको, ठीक है। आ जाओ, प्राइस एंड एमयू मूव टुगेदर। क्या बात कर रहे हो मैम, ऐसा होता है क्या? देखो अभी अभी तो आप ही लोगों ने तो मुझसे कहा ना यार, किसी कमोडिटी पे मैं 4 रुपीज खर्च करने के लिए तैयार हूँ, ₹4 खर्च करने को तैयार हूँ, और मैं उससे 4 यूटिल्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट अगर उस कमोडिटी का प्राइस गिर जाए और ₹2 हो जाए तो क्या आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब एमयू एंड प्राइस मूव टुगेदर, दोनों मूव करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में करें। ये किस डायरेक्शन में करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। प्राइस घटेगा, सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरी फॉर्म में नहीं लिखे, लेकिन ये एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट डिराइव हो रहे हैं। तो व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस एमयू इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एमयू डिक्रीज। वी सिंपल। आई कहानी समझ में। तो क्या कहते हैं देखना, लॉ ऑफ डीएमयू इज यूजफुल टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस एंड एमयू मूव टुगेदर अप एंड डाउन। इफ प्राइस चेंजेस इट्स एमयू विल आल्सो चेंजेस, पक्का चेंज होंगे, बट सेम डायरेक्शन में नहीं, इनवर्स डायरेक्शन में। आई कहानी समझ में। एमयू वेरीज यूनिवर्सली विद द सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो इसको भी महसूस करो यार, रटो मत, महसूस करोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। यार ये बताओ, जब किसी गुड्स की मार्केट में बहुत अधिकता होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, बहुत सस्ता हो जाए वो, तो वो हमें उतना सेटिस्फाई नहीं करता है। बट मान लो एक सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं, मान लो मार्केट में अनियन की शॉर्टेज हो गई। राइट नो अनियन है 200 रुपए किलो, प्याज इस समय मार्केट में 200 रुपए किलो हो गया। ये बताओ क्या आपको भी उस टाइम पे प्याज खाने की जरूर मन करेगा? मतलब वैसे इन जनरल हम अनियन यूज नहीं करते, पर जिस टाइम पे शॉर्टेज होगी उस टाइम पे और मन करता नहीं यार घर में प्याज नहीं है यार, सैलेड बनाना है यार, प्याज डालना उसमें। मार्केट में टमाटो बहुत महंगा हो गया, वैसे तो हम टमाटो कभी नहीं खाते, बट प्राइस जब महंगा हो गया तो उस दिन सैलेड खाने का मन जरूर करता है। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत मार्केट में ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो गई एमयू गिर जाएगा, सप्लाई कम हो गई एमयू बढ़ जाएगा। तुम्हें खीर ज्यादा नहीं पसंद है, तुम्हारे पसंद है? नहीं पसंद है। अब तुम्हें खीर नहीं ज्यादा पसंद है, तुम्हारे घर में एक पतीला भर के, इतने बड़े पतीले में खीर बनी हुई है, ये ऐसे क्यों किया तुमने उसको? इतने बड़े पतीले में खीर बनी हुई है, तुम नहीं खाओगे यार। सुबह सुबह भैया जा रहे लंदन,
आज उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो वो लंदन जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, अब 5-7 साल बाद आएगा। मम्मी ने सुबह सुबह सगन में, सुबह सुबह हमारे वहाँ हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना, घर में जब बच्चा या कोई भी जा रहा होता है पढ़ाई के लिए, युद्ध के लिए, तो उसको कुछ मीठा खिलाते हैं। तो मम्मी ने सुबह सुबह ना एक बोल खीर बना दी। एक बोल मतलब एक बोल, छोटा सा बोल, एक बोल खीर बनाई भैया के लिए सिर्फ। तुम कभी खीर नहीं खाते हो, उस दिन तुम्हारा भी खीर खाने का मन कर गया। सर स्केर्सिटी, जब किसी चीज़ की स्केर्सिटी होती है तो हमें वो चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाई करती है। जब स्केर्सिटी खत्म हो जाएगी तो सर सेटिस्फेक्शन भी गिर जाएगा। आई कहानी समझ में आया? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी ना तो मुझे बस कार चलाने का शौक था, मुझे कार चाहिए यार। अब वो कार कोई भी हो, टाटा नैनो भी होकर चलेगा। सर स्केर्सिटी थी कार की, पैसे भी नहीं थे यार, तो कोई छोटी मोटी कार कोई दिला दे यार, चलेगा यार। समझ रहे बात को? सब बड़े हो गए, स्केर्सिटी खत्म हो गई, सेटिस्फेक्शन भी खत्म हो गया। आई कहानी समझ में? जब स्केर्सिटी है, उठो सर जी। इसके मैं कौन से समझा रही, स्केर्सिटी का। जब किसी चीज की स्केर्सिटी होती है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, तो सर वो चीज हमें क्या करती है, ज्यादा सेटिस्फाई करती है। स्केर्सिटी खत्म, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है, सर वो हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझता बात को यार? जैसे तुम घर पे हो, तुम्हें 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम खाना इजिली मिल रहा है, तुमने उस खाने की कद्र ही नहीं करी, तुम आ गए हॉस्टल में। अब सुबह भी खाना बनाना पड़ रहा है और शाम को भी, तो जो अपनी जो रोटी तुमने सेकी और जो रोटी को प्याज और लहसुन और नमक के साथ तुमने खाया, सर वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो तुम्हें सेटिस्फाई। अब उस दिन तुम्हें खाना मिल जाए, कोई दाल चावल और जो तुम्हारा फेवरेट फूड है वो ला के अचानक से रख दे, तो वैसे तो तुम घर में दाल चावल की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन जब से तुम हॉस्टल में रहने आए हो तुम्हें दाल चावल की शॉर्टेज हो गई, अब तुम्हें वो दाल चावल बहुत सेटिस्फाई कर रहा है। सर स्केर्सिटी ऐसा होता है। घर का खाना बहुत मिस करते हो तुम लोग, घर का दाल चावल ही बहुत मिस करते हो। तो रीजन बिहाइंड कि घर पे थे तो नहीं मिस करते थे, घर पे मम्मी प्लेट लेके पीछे पीछे घूमती थी, भैया खा लो मेरा लाडला खा ले, मम्मी हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। हॉस्टल में आके खाने के लाले पड़े हुए तुम लोगों के, तो तुम लोग क्या करते हो, भैया आप जहाँ दाल चावल मिल जाएगा वहीं। समझ रहे? सर स्केर्सिटी, समझ रहे हैं बात को? मुझे इमेजिन करना बंद कर लो यार एग्जाम्पल्स में यार। MU वैरीज इनवर्सली विद द सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है, MU कम है, सप्लाई कम है, MU ज्यादा है, वेरी सिंपल। MU of goods increases as the quantity of complementary goods and substitute goods. अब ये क्या कहते हैं, MU of goods increases, marginal utility of goods increases as the quantity of the complementary goods with the consumer increases. अब ये क्या कह रहे हैं यार? सर सुनो, किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स पे निर्भर करता है। जैसे मैंने एक कप चाय पी विदाउट शुगर और फिर मैंने दूसरी कप चाय पी विद शुगर, सर बताओ कौन सा कप ज्यादा सेटिस्फाई कर, पहला वाला या सेकंड वाला? थर्ड वाले में शुगर विद जिंजर ब्लैक पेपर भी है उसमें, अब बताओ कौन सा सेटिस्फाई करेगा, थर्ड। अच्छा सर चौथी के साथ ना समोसे भी हैं, शर्मा जी के समोसे बिना आलू के छिलके वाले, और उसके साथ बढ़िया हरी हरी लहसुन वाली चटनी, और समोसे को ऐसे डिप करके ऐसे खाने का, और बढ़िया मिट्टी मिट्टी जिंजर ब्लैक पेपर वाली चाय। सर आप बताओ चौथी चाय से सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होएगा? पांचवी वाली में बन बटर भी साथ में था यार, समझ रहे हैं? सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पहली चाय खाली पी, दूसरी चाय विद समोसा खाया, सर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो DMU भी काम नहीं करता। समझ रहे हैं? तो MU किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है उस कमोडिटी के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी निर्भर करता है? यस ऑफ कोर्स। अगर एक कमोडिटी जिसको तुम कंज्यूम कर रहे हो उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, सर सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। जिसके कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, सर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। आई कहानी समझ में? जब फॉर एग्जाम्पल मैं बस आपको एक एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप देखो ऐसा होता है क्या, जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हो तो आप जब वहाँ पे खाने के लिए जाते हो तो आप देखते हो ना खाने की प्लेट में अब बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन भी है, रसमलाई भी है, चॉकलेट भी है, चॉकलेट आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम भी है, गाजर का हलवा है, मूंग का हलवा है, सब कुछ है। आपसे तो उसमें से आपको एक आइटम जाके ले लेते हो यार। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बहुत सारे स्वीट्स के, मिठाई के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, समझ रहे हैं? तो वो टाइम पे आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा मिठाई से। घर में ना एक बोल
मूंग का हलवा बना हुआ है और एक ही है खाली, अब सर उससे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सब्स्टिट्यूट नहीं है, घर में मिठाई के नाम पे वही है सर, सब्स्टिट्यूट सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। बट अगर आप कहीं पे जाओ और या आपके घर में कोई फेस्ट है या कोई फंक्शन है और बहुत सारे मिठाई के आइटम्स रखे हुए हैं, सर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट सेटिस्फेक्शन कम करता है, एंड सब्स्टिट्यूट अगर क्या हो, कम हो तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। यही सिंपल है। आओ सर अजम्पशंस की बात करते हैं। देखो हमने आप लोगों को पहली क्लास में बता दिया था इकोनॉमिक्स बेस्ड है हाइपोथेटिकल थ्योरीज पे। जैसे अभी मैंने कहा ना लॉ ऑफ डीएमयू, अगर हम किसी कमोडिटी को लगातार कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता है। बट सर अभी तो मैंने कहा ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पहली कप चाय पी विदाउट समोसा, दूसरी चाय पी विद समोसा, सर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया ना। तो इसका मतलब ये लॉ इस जगह काम नहीं कर रहा है। तो हाइपोथेटिकल थ्योरीज का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी थ्योरीज है वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस पे बेस्ड है। उन अजम्पशंस को लोगे तभी ये वर्क करेंगी, और अगर अजम्पशन नहीं लोगे तो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। अजम्पशन क्या है? पहली अजम्पशन ये है कि जब भी आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना, स्टैंडर्ड यूनिट लेना। स्टैंडर्ड का मतलब ये है पहले आपने कप ऑफ टी ली, फिर एक बड़े स्पून से, फिर छोटे स्पून से, फिर और छोटे स्पून से लिया, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ गिरेगा? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कप ऑफ यूनिट, तो बैक टू बैक आप उसी को कंज्यूम कर रहे हो तभी तो ये लॉ वर्क करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आप जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, पहले ज़्यादा कंज्यूम किया, फिर थोड़ा, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, तो सेटिस्फेक्शन ये लॉ वर्क नहीं करेगा। एंड ये कह रहे हैं कि अगर इस लॉ को वर्क करवाना है, लॉ ऑफ डीएमयू को, तो जो प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कमोडिटी है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अ कप ऑफ टी ली, तो जैसे मैंने पहला कप लिया वैसे तीसरी चौथी पांचवी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने कप ऑफ टी ली पहले विदाउट शुगर, फिर विथ शुगर, फिर शुगर विथ जिंजर, फिर जिंजर विथ ब्लैक पेपर, तो सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? उस चाय से बढ़ेगा, क्योंकि जो यूनिट है वो होमोजीनियस नहीं है। तो पहली एजम्पशन क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। दूसरी क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होने चाहिए। एंड तीसरी क्या है? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि लगातार कॉन्टिन्यूअसली आप उनको कंज्यूम करो। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से लेकर शाम तक ना 8-10 कप चाय पी जाती हूँ यार, लेकिन वो एक सुबह सुबह जब 4 बजे मैं उठती हूँ तब, फिर एक सुबह सुबह 6 बजे जब मैं जिम से वापस आती हूँ तब, फिर मैं जब ऑफिस आती हूँ तो मुझे 1 कप चाय चाहिए, मुझे 12 बजे भी 1 कप चाय चाहिए, 2 बजे मैं लंच करती हूँ तो मुझे नहीं चाहिए होता, 4 बजे फिर चाहिए मुझे चाय, 6 बजे मुझे फिर चाय चाहिए। कितनी हो गई यार 10, 8 तो हो गई यार। 8 कप चाय तो मैं यूँ पी जाती हूँ, और कहीं दोस्त और यार आ जाए, कहीं उनके साथ बैठना हो जाए, तो फिर चाय पे चाय, चाय चाय ये नहीं मैंने कहा है, चाय ही कहा यार, तुम उसको ऐसे क्यों देख रहे हो यार? चाय की बात कर रही हूँ यार मैं, समझ रहा है ये बात को यार। तो ये सिचुएशन में क्या होएगा सर, कहाँ सेटिस्फेक्शन गिर रहा है? लेकिन अगर बैक टू बैक तुरंत बिना गैप लिए अगर मैं 8 कप चाय पी जाऊँ, फिर मैं जीवन में कभी चाय नहीं पीऊंगी यार। समझ रहे हैं? तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा यार। समझते हैं? तो पहला क्या है? पहला मैंने कौन सी असम्पशन बताई थी? स्टैंडर्ड यूनिट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, एंड फिर आता है कार्डिनल अप्रोच। ये सब कुछ ये जो लॉ मैं बता रही हूँ ये किस पे बता रही हूँ? कार्डिनल अप्रोच पे। तो कार्डिनल में ही इसको देखना है ना। कांस्टेंट इनकम, ऐसा क्यों? इनकम के नियम को भी देख लेते हैं। कांस्टेंट इनकम, इनकम को कांस्टेंट रखो तब ये लॉ वर्क करेगा। और इनकम बढ़ती रहेगी तो सर, इनकम बढ़ती रहेगी तो हो सकता है वो कमोडिटी हमारे लिए चीपर हो जाए, एंड अगर कमोडिटी इंफीरियर हो गई, आपको लॉ का नियम, चलो मैं एक इनकम का नियम भी बता दूं लगे हाथ जल्दी से, फटाफट फटाफट सब बच्चे देखो। इनकम इफेक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल Q1, Q2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4, क्वांटिटी 5, Y2, Y3, Y4, Y। क्या देखो बेटा, मान लो एक रिक्शे वाला है और वो क्या कर रहा है, उसके घर में 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों को भाई
पालन पोषण करने के लिए वो क्या करता है, मार्केट से मिल्क की पैकेट लेके जाता है ताकि उसके बच्चे रात में मिल्क दूध पी के सो सके। अब क्या होता है मुन्ना, अब हुआ ये कि वो गरीब रिक्शे वाला है बेचारा, उसके पास उसकी इनकम Y1 है, तो क्या करता है मार्केट से वो मिल्क परचेज करता है। लेकिन मिल्क भी दो वैरायटी के आते हैं मार्केट में, एक फुल क्रीम आता है, एक टोंड आता है। तो उसके पास इतना पैसा नहीं है, Y1 इनकम है, तो Y1 इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए फुल क्रीम मिल्क ले सके, तो टोंड मिल्क परचेज करता है। जब उसकी इनकम Y2 हो गई बेटा, तो उसने क्या किया, 2 पैकेट दूध का अब लेके जाना स्टार्ट कर दिया। जब उसकी इनकम Y3 हो गई तो उसने 3 पैकेट लेके स्टार्ट कर दिया जाना कि भाई अब हमारे बच्चों को, पहले तो एक पैकेट में सभी लोग यूज़ करते थे, चाय भी बनती थी, बच्चे भी इसमें पीते थे। फिर थोड़ी इनकम Y2 हुई तो उसने 2 पैकेट कर लिए कि ठीक है अब चाय भी हम पी सकेंगे और बच्चे भी पी सकेंगे। जब Y3 इनकम हुई तो कहा कि थोड़ा थोड़ा हम लोग भी दूध ले लेंगे और थोड़ा बच्चे भी ले लेंगे। अब उसकी इनकम और बढ़ गई और Y4 हो गई, तो उसने क्या किया, जब उसकी इनकम Y4 हुई तो उसने कमोडिटी की क्वांटिटी को कम कर दिया। अरे ऐसा क्यों हुआ, ये Y4 है, क्योंकि अब उसने कहा ना बच्चों के लिए, भाई अपने लिए तो चलो हम वही ले लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए फुल क्रीम लेंगे। जब उसकी इनकम Y5 हुई तो उसने कहा अरे अब तो मेरी इनकम बढ़ गई है, अब एक काम करता हूँ अपने लिए भी फुल क्रीम लेके जाऊंगा और बच्चों के लिए भी फुल क्रीम लेता हूँ। आप समझ पा रहे हो, जब उसकी इनकम कम थी तो उसने Y1 पे Q1 परचेज किया, Y2 हुई तो Q2 परचेज किया और Y3 हुई तो Q3। स्टार्टिंग में जब हमारी इनकम बढ़ी तो हमने इस कमोडिटी को की क्वांटिटी को बढ़ाया, एंड जब इनकम एक प्रपोर्शन से ज़्यादा बढ़ गई तो हमने इस कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। पहले ये जो गुड्स था, ये जो टोन्ड मिल्क था, ये मेरे लिए नॉर्मल था। जब तक ये टोन्ड मिल्क मेरे लिए नॉर्मल था तब तक हमने इसको और ज़्यादा परचेज किया, एंड जब एक लेवल से ज़्यादा इनकम मेरी बढ़ गई तो यही गुड्स मेरे लिए क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स में देखते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन्फीरियर में देखते हो नेगेटिव इम्पैक्ट। अब वही टोन्ड मिल्क जो पहले इसको सेटिस्फाई कर रहा था, वही टोन्ड मिल्क इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ रहे सर, इनकम बढ़ती गई सर, सेटिस्फैक्शन गिरता गया। जैसे जब मैं नन्ही बच्ची थी तो मुझे कार चलाने का शौक था, तो ये था कि मैं मतलब मुझे बस कार चाहिए, फिर वो चाहे टाटा नैनो ही क्यों ना हो। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे इतनी बुरी क्रेविंग हुई कार की कि मतलब मेरे को तो बस मुझे कार लेनी है। तो एक कार आती है इयॉन करके, बड़ी छोटी कार है, हुंडई की सबसे छोटी कार है इयॉन करके, उस समय 3-4 लाख में 5 लाख में मिल जाती थी। तो हमें तो बस कार परचेज करने, हम इयॉन ही परचेज कर लेते हैं यार। एंड हर आदमी की पहली कार तो छोटी ही होती है यार, है ना, जो सेल्फ मेड है, मैं सेल्फ मेड हूँ। तो सर जी वो इयॉन के पीछे बस यही मिल जाए यार, मतलब उसी के पीछे, मतलब उसकी इतनी बुरी, मतलब बस मिल जाए यार, मुझे यही चाहिए यार। जब भी मैं इयॉन देखूँ मैं यही परचेज करनी है यार मुझे, क्योंकि पैसे कम थे, इनकम कम थी तो मुझे इयॉन अच्छी लगती थी। फिर मैंने कार तो हालांकि कोई और ली, डेफिनेटली कोई और कार ली। फिर उसके बाद अभी मैंने कोई और कार यूज़ करके रखा हुआ है, कभी मैंने सोचा ही नहीं था इसको। आज ये भी मेरे लिए क्या हो गई, इन्फीरियर हो गई। अब सर ये जो कार है ना, ये मुझे एकदम ना मतलब लगता है कि यार नहीं यार अब इसको नहीं परचेज करना, इसको नहीं रखना यार, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, अब कोई और लेना है। सेटिस्फैक्शन, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपके लिए कमोडिटीज इन्फीरियर होती जाती है, और जैसे वो इन्फीरियर होंगी सर सेटिस्फैक्शन गिरेगा। एक दिन मैंने जब कंपास लिया ना पहले बार, देखो यार भाई यार क्या कार, हमने अपने ऊपर, क्या बात है यार, आखिर क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आज लगता है क्या है यार, ये इतनी छोटी कार से मैं चल रही हूँ यार, अब सेटिस्फैक्शन ही नहीं दे रही है वो, अब बड़ी मांगता अपने को, समझता क्या, इन्फीरियर हो गया। समझ रहे? तो अगर इनकम लेवल कांस्टेंट नहीं होएगा तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, मूव करेगा। इनकम बढ़ेगी तो कमोडिटी सेटिस्फैक्शन गिरेगा, और अगर इनकम कम हुई तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये है इनकम इफेक्ट, इसको भी ध्यान रखना। डिमांड चैप्टर में हम लोग उसको बहुत डिटेल में फिर से पढ़ेंगे यार, ठीक है। इनकम इफेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये है इनकम की कहानी। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया देखो, जब भी लॉ ऑफ डीएमयू को आपको देखना है तो आप अपनी इनकम को कांस्टेंट रखना, क्योंकि इनकम के अप एंड डाउन होने से सर कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ता और गिरता रहता है। इनकम बढ़ गई सर, जिस कमोडिटी को अभी कंज्यूम कर रहे हो उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और इनकम कम हो गई तो शायद सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा। समझता बात को? कांस्टेंट इनकम क्या, ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट टेस्ट ऑफ कोर्स। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने दीपांशु भैया है, तो दीपांशु भैया क्या कह रहे हैं कि भाई इनकी एक गर्लफ्रेंड है ना, दीपिका। अब दीपांशु की जो गर्लफ्रेंड है वो दीपिका है। दीपिका ने दीपांशु को फोन करके कहा, डार्लिंग आपको पता है मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। अब भाई साहब सुबह से 12 कप कॉफ़ी पी चुका है यार, ये 6 घंटे में 12 कप कॉफ़ी पी है।
समझ रहा है बात को? मतलब उस पर्टिकुलर इसकी गर्लफ्रेंड को वो टेस्ट पसंद है, इसलिए भाई साहब इसको भी उससे प्यार हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि इसका जो टेस्ट है वो उस कमोडिटी के फेवर में चेंज हो गया ना। एंड जब आपका टेस्ट किसी कमोडिटी के फेवर में चेंज होता है तो ये लॉ वर्क नहीं करता है। समझ रहे हैं? कभी कभी कुछ चीजों का आपको एडिक्शन हो जाए, जैसे ग्रीन टी। पहले मैं ग्रीन टी नहीं पीती थी, अब मुझे ग्रीन टी का एडिक्शन हो गया है। अब 1 घंटे में मैं 3-3 4-4 पी जाऊँ यार मैं ग्रीन टी। समझ रहा है बात को? तो इसका मतलब क्या है, जब आपका टेस्ट किसी कमोडिटी के फेवर में चेंज हो जाए तो उस वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू वर्क नहीं करेगा। कहानी समझता क्या? अदर एक्सेप्शन देख लो। पर्सनल एस्पेक्ट, किसी चीज को करना आपकी हॉबी है या आप एडिक्टेड हो। जैसे मान लो दीपांशु सुबह उठते ही बाटली का है, बाटली का है, बाटली जब मारी तब जाके आंखें खुली। फिर दिन में काम करने के लिए भी बाटली चाहिए, शाम को सोने के लिए भी बाटली चाहिए। मतलब ऐसी बुरी आदत लगी इसको फ्रूटी की कि सुबह भी फ्रूटी चाहिए, दोपहर में फ्रूटी चाहिए, शाम को फ्रूटी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फ्रूटी के फेवर में, मतलब फ्रूटी का ये एडिक्टेड है, एडिक्शन है इसको फ्रूटी का। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू वर्क नहीं करने वाला। तो इसको बोलते पर्सनल एस्पेक्ट। लॉ ऑफ डीएमयू डज नॉट अप्लाई टू अ म्यूजिक, हॉबीज, है ना, इन चीजों के ऊपर कभी भी ये वर्क नहीं करता। ये आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस है, इन पे वर्क नहीं करता यार। क्योंकि जब आपकी कोई चीज हॉबी होएगी, कोई आपका एडिक्शन होएगा, तो वहां पे उसको जितना कंज्यूम करोगे उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना कि कम होएगा। मनी एक्सक्लूडेड, यहाँ पे मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। देखो मनी तो समझ ही रहे हो, जितना पैसा मिलता है बेटा उतना अच्छा लगता है। कभी तुमने सोचा है पैसे मिलने सेटिस्फेक्शन गिरता है? बेटा वो आईआईटी वाले बाबा को छोड़ दो, साधु संत को छोड़ दो जो मोह माया से बहुत दूर है, पर आप नॉर्मल लोगों की अगर बात करें तो नॉर्मल लोगों में तो यही है ना, जितना मिलता है उतनी भूख बढ़ती है यार। समझ रहा है बात को यार? तो इसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे। अदर पोजीशंस, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑफ कोर्स ये लॉ वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं कप ऑफ टी ले रही हूँ, पहले कप टी ली और दूसरी कप के साथ समोसा भी खा लिया और तीसरी कप चाय, समोसा एंड बन बटर भी मिल गया, तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है ना हर यूनिट के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के होने पे भी फर्क करेगा, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तभी ये लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कहानी समझ में आती क्या? पक्का आ गई कहानी समझ में? अच्छा आ जाओ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू खत्म हो जाता है। नाउ लॉ ऑफ डीएमयू खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डीएमयू की कहानी पढ़ा दी। अब यार मुझे एक कहानी, एक चीज़ और पूछनी है आपसे, जरा सुनेंगे ध्यान से। बेटा जब मैंने ऊपर आपको एक कहानी बताई थी टीयू और एमयू वाली, मैंने आपको बताया था कि बेटा टीयू ऐसा होता है और एमयू ये होता है हमारे पास। अच्छा, अब टीयू और एमयू की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हेन टीयू इंक्रीजेस, एमयू डिक्रीजेस। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, एमयू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड व्हेन टीयू डिक्रीजेस, एमयू बिकम्स नेगेटिव। समझ रहा है? ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं टीयू और एमयू की। अच्छा, तो मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0। अच्छा, टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0। अगर टीयू इज मैक्सिमम मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी किस पे होएगी, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होएगी। अगर टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे है मुन्ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको इस पॉइंट में मिल रहा होगा ना। आप बताओ हाँ या ना बस। भाई अगर टी यू आपका मैक्सिमम पे है तो उसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगर आपसे पूछूं कौन सा पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है ना? बोल भाई। अच्छा, मान लो अगर टी यू ना दिया हो और एम यू के बेसिस पे बताना हो आपको कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट क्या है, तो बता लोगे? जब टी यू मैक्सिमम पे होता है तो एम यू 0 पे होता है। तो अगर टी यू नहीं दे रखा है, एम यू दे रखा है, तो मैं इस पॉइंट पे कह सकती हूँ कि ये कौन सा पॉइंट होएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होएगा, है ना बेटा? पक्का पक्का बोल लो। ये अपने मैक्सिमम पे आया और जिस टाइम पे ये मैक्सिमम पे होता है उस टाइम पे एम यू 0 पे होता है।
तो अगर टी यू दे रखा है तो मैं टी यू से देख के बता दूंगी कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर टी यू नहीं दे रखा है तो मैं एम यू को देख लूंगी और एम यू से बता दूंगी, क्योंकि जब एम यू 0 पे होएगा तो वो अपने लिए क्या होएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होएगा। समझा क्या? अच्छा मुन्ना, यहाँ देखो ये भी तो एम यू है ना, लेकिन यहाँ पे तो बेटा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, यहाँ पे तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट तुमने यही फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इसको तो मैक्सिमम भाई मिनिमम पे जाने ही नहीं दिया। अभी अभी तुमने ये बात कही है कि व्हेन MU इज 0 इसको बोलेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, क्योंकि जब MU 0 पे होता है तो उस टाइम पे TU क्या होता है, अपने मैक्सिमम पे होता है। तो अगर ये वाला कर्व मेरा MU कर्व था, अगर ये वाला कर्व मेरा MU कर्व था, तो इस पॉइंट पे ही तो तुमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लिया बेटा, है ना? इस पॉइंट पे तुमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लिया, जबकि अभी अभी तुमने कहा कि जब MU इज 0 तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होना चाहिए। जज्बातों के साथ खेल गए यार तुम्हारे। देखो जब किसी कमोडिटी से हम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करते हैं और मनी की बात करें तो यहीं पे ही हम ले लेंगे बेटा सेटिस्फेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है उस पे हम जो कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं उस पे हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, जो कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं उसमें हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस को, MU को, मार्जिनल यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को प्राइस से रिलेट करवा रहे हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट कर लिया। जहाँ पे प्राइस नहीं होगा वो ये पॉइंट होएगा। फॉर एग्जाम्पल मैम नहीं समझ में, महसूस करा के दिखाओ, महसूस कराते। आजकल तो सब भूल रहे हैं बेटा, होश में नहीं हो आजकल, है? ये क्या है बेटा? ये पिज्जा है, पेप्पे पनीर है, एक्स्ट्रा चीजी, ये पनीर है सारा। बाल कहाँ से आ गया मतलब? पेप्पे पनीर, पनीर पेप्पे, ये पिज्जा है। ये पिज्जा कितने का मार्केट में? 350 रुपए का है, 350 रुपए का। अब मैंने ये 350 रुपए का पिज्जा खरीदा, मैं और मेरे दोस्त ने बैठ के इसको खाया। अब इसमें 4 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 6 होते हैं, 2 और करो। अब आधा उसने खाया, ये पोर्शन उसने खा लिया, ये पोर्शन उसने खा लिया, ये पोर्शन मैंने खा लिया यार, समझ रहे? अब इतना खाने का, लेकिन अच्छा तो लगा, लेकिन भूख नहीं गई, भूख नहीं गई यार। टेस्टी बहुत था, खा भी लिया, पैसे भी खत्म, लेकिन भूख तो अभी भी लगी। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? किसी दोस्त के साथ गए, कॉफ़ी हाउस गए, एक एक कप कॉफ़ी ली, कुछ हल्की फुल्की सैंडविच लिया, तो क्या पेट भर गया? नहीं यार। अब हम पिज्ज़ा खाने गए थे तो हमारा था कि पेट भी भरना चाहिए यार, लेकिन पेट तो भरा ही नहीं यार। 1 2 3 स्लाइस खा के किसका पेट भर जाएगा यार? तो मेरा तो नहीं भरा यार। अब मेरे को क्या ना, अगर इतना पोर्शन और मुझे मिल जाए, इतना और मिल जाए तो बात बन जाएगी यार, इतना ही, इतने की भूख है। अब अगर इतने को परचेज करने के लिए अगर मैं 350 रुपए खर्च करूं, क्योंकि भूख इतने की है अभी, अगर मैं इतना कंज्यूम करने के लिए मैं 350 रुपए खर्च करूं, तो आपको पता है क्या होएगा? मेरा सेटिस्फेक्शन गिर जाएगा। अभी मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हुआ, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, लेकिन अगर मैं इतनी भूख मुझे अभी और रह गई है, अगर इतनी भूख मुझे और रह गई है, अगर इतने के लिए मैं 350 रुपए खर्च करूंगी तो पूरा तो खा नहीं पाऊंगी, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जब हम मनी से रिलेट करवाते हैं तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट यहीं पे फाइंड आउट करते हैं, और जब मनी नहीं है तो यहाँ। फॉर एग्जाम्पल मैम इसका भी एग्जाम्पल दो, दोस्त की शादी है, दोस्त की शादी है। सर ये बताओ, सर तब तक खाना खाते हैं जब तक आंखों से ना दिखने लगे, am I right or wrong? गुलाब जाम, मतलब ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, भाई पेट बस हो गया, भर गया यार, लेकिन यार ये भी खा लेते हैं यार, लगे हाथ, समझ रहे? आंखों से ना दिखने लगे तब तक खाते हैं।
इसका मतलब है आत्मा तृप्त हो जाती तब तक खाते। सर ये पॉइंट वो है, कहानी समझ में आई क्या? तो ध्यान रखना इस पॉइंट को यार, ठीक है ना। ओके, मैंने बातों बातों में आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा दिया था। ये देखो, ये जो येलो से शेडेड एरिया है वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या है तो क्या बता दोगे? क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है? कार्डिनल या ऑर्डिनल? कार्डिनल अप्रोच। अच्छा, अगर कंज्यूमर सरप्लस को पूछे कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया तो नाम बता दोगे? एल्फ्रेड मार्शल ने। कैसे पता? कि मैंने तो बताया नहीं आपको। अच्छा, ये कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है इसलिए आपको पता चल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब फिर से वापस आती हूँ। सर मैंने कंज्यूमर सरप्लस तो बता दिया कि क्या होता है, बट इकोनॉमिक्स हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि कुछ अजम्पशंस है, जब तक हम उन अजम्पशंस को नहीं लेंगे तब तक ये भी वर्क नहीं करेगा। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू का कॉन्सेप्ट देखा हमने, लॉ ऑफ डीएमयू के कॉन्सेप्ट पे भी हमने देखा कि अगर कुछ अजम्पशंस नहीं लेंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू भी वर्क नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर हम कुछ अजम्पशंस नहीं लेंगे तो ये भी वर्क नहीं करेगा। तो मैम अजम्पशन पढ़ा दो। देखो, अजम्पशन से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट जानता है आप 12वीं में डिटेल में अजम्पशन पढ़ के नहीं आते हो। आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानता है कि आप अच्छे से अजम्पशन पढ़ के नहीं आते हो, तो आपका इंस्टीट्यूट वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लिमिटेशंस एंड अजम्पशंस तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। चलो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो जरा क्या है लिमिटेशंस। मैम अजम्पशन सेम है? हाँ, लिमिटेशन एंड अजम्पशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अच्छा, सबसे पहले अजम्पशन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज रेलेवेंट ओनली इफ कार्डिनल अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम्ड। बिल्कुल सही बात है। हम अपने सैटिस्फैक्शन को कैलकुलेट कहाँ करते हैं? कार्डिनल अप्रोच में। और आप देखते हो कि कंज्यूमर सरप्लस में हम प्राइस और एमयू के रिलेशन को दर्शा रहे हैं, तो जब तक कार्डिनल अप्रोच नहीं होगी तब तक बेटा ये वर्क नहीं करेगा। तो पहली अजम्पशन तो यही, कार्डिनल अप्रोच लेना। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। देखो, किसी भी चीज को, किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, since it is difficult to measure the marginal utility of different units of commodity consumed by a person. कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। कंज्यूमर सरप्लस को हम एग्जैक्टली कॉम्प्यूट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि देखो, किसी पर्टिकुलर, किसी एक पॉइंट पे हमें कुछ और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी दूसरे पॉइंट पे कुछ और मिल रहा है, तो एक कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम ये नहीं कहते इतना ही मिलेगा। जैसे मैंने कोई क्लोथिंग पहली बार पहना तो मुझे वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, सेकेंड टाइम पे पहना तो शायद मुझे कम करेगी, थर्ड टाइम पे पहना तो मुझे और कम करेगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है? वैरी करता रहता है। ठीक है, द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम द कमोडिटीज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये तो मैं बता चुकी हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री दोनों पे होता है। किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट होता है कमोडिटी के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, उस कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मिल जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलने लगेगा। यार समझ रहे हैं? एग्जाम का पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट फ्यू यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। देखो ये क्या होता है, कोई चीज़ आपके लिए नेसेसिटी है बट वो नेसेसिटी आपकी फुलफिल नहीं हो रही। कोई चीज़ आपके लिए क्या है? नेसेसिटी है और वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही है। अचानक से वो नेसेसरी आपकी फुलफिल हो गई एक दिन। अब आप बताओ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा? जैसे मान लो कोई चीज़ की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, कोई बताओ यार, किसी चीज़ की डिज़ायर बड़ी ज़्यादा है आपके पास। हाँ, आप नहीं बताओ, हमारी मत बताओ, हमारी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो गई यार। हाँ, अभी उसके लिए बहुत तुम्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमारी मत दो यार, अपनी बताओ यार। चलो सही एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। अज्यूम करो और फील करो, एक नन्ही बच्ची है, क्लास 1 में पढ़ती है, उसके पास बस्ता नहीं है। बस्ता मतलब ये बैग, उसके पास बैग नहीं है। और उसकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के पास बैग है, बस्ता है। अब वो बेचारी नन्ही बच्ची है, उसके पास उसके पापा मम्मी ने एडमिशन तो करवा दिया, बड़ी मुश्किल से एडमिशन करवाया, उसके पास उसके पिताजी के पास तो एडमिशन के भी पैसे नहीं थे यार।
और उस नन्ही बच्ची के पास बस्ता नहीं है। तो वो बेचारी, उसकी मम्मी ने क्या किया, जो घर में बोरी होती है प्लास्टिक वाली बोरी, उस बोरी से उसकी मम्मी ने सिलाई करके एक बैग बना दिया और वो बैग उसको दे दिया, कहा ये तुम्हारा बैग है। वो नन्ही बच्ची खुश है। लेकिन क्लास में सब बच्चे ऐसे कलरफुल बैग लेके आते हैं, किसी का पिंक कलर का है, किसी का ब्लू है, किसी का येलो है, बहुत कलरफुल बैग, सब खूबसूरत खूबसूरत से बस्ते लेके आते हैं। वो बच्ची के पास बस्ता नहीं, बट वो बच्ची क्लास 1 में, लेकिन वो इतना समझती है कि ठीक है मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो इसलिए मेरे पास नहीं है अच्छा बैग। तो लेकिन वो शिकायत भी नहीं करती अपनी माँ से। लेकिन माँ भी इस बात को समझती है कि इस बच्ची के पास बैग नहीं है, और कैसे क्लास में बैठती होगी, सब बच्चे इसको चिढ़ाते होंगे, तुम्हारे पास बैग नहीं है, तुम तो बोरी का बैग लेके आती हो, बोरी का बैग लेके आती हो। एक दिन वो बच्ची पैया पैया अपने घर जा रही थी, सामने उसका घर है, वो गेट खुला हुआ है, उसकी माँ द्वारे पे खड़ी है और उसकी माँ के हाथ में बैग है, बस्ता है। अब सर वो नन्ही बच्ची जब वो बस्ता देखती है, आप महसूस करो सेटिस्फेक्शन उसका इन्फिनिटी होएगा। आप वो 50 रुपए का बस्ता है, लेकिन वो बस्ते से सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक अरसे के बाद उसको वो बस्ता मिला है। सर सेटिस्फेक्शन क्या होएगा, इन्फिनिटी होएगा। जब हमारी नेसेसरीज फुलफिल होती है तो हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। एक बच्ची है, नन्ही बच्ची है, वही छोटी बच्ची है जो क्लास 1 में गई, अभी अभी एडमिशन हो गया उसका। अब उसके स्कूल में चलती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को भी दिलाने के लिए उसके पिताजी के पास पैसे नहीं है, और उस बच्चे के पास सिर्फ एक फ्रॉक है, और वो एक फ्रॉक पहन के 9 महीने स्कूल चली गई, 9-10 महीने गई। एक दिन तो उसकी आया जी आती है और आया जी बोलती है, अरे यार इसको ना कम से कम ड्रेस दिला दो बच्चों को, और ड्रेस नहीं तो कम से कम बदल बदल के कपड़े पहना दो। बट बदल बदल के कपड़े, उसके पास एक ही फ्रॉक है और उसके पास कपड़े हैं नहीं दूसरे, वही रोज कपड़े उसकी मम्मी फ्रॉक धुल देती है, वही अगले दिन उसको पहना देती है। वो फ्रॉक कई जगह से फट भी गई है तो मम्मी ने उसको सिल भी दिया है, कहीं कहीं पे वो घिस भी गई है तो वहाँ पे दूसरा कपड़ा लगा के स्टाइलिश बना दिया उसको। अब सर जब आया जी ने कहा कि इसको या तो फिर यूनिफॉर्म दिला दो या तो नए कपड़े दिला दो, तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है अच्छा यूनिफॉर्म दिलाएंगे यार। अब उस बच्ची को लेके गए उस दुकान पे जहाँ पे यूनिफॉर्म मिलती है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल देखो क्या होएगा। वो यूनिफॉर्म से किसी को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, कौन पहना चाहता है कॉलेज की यूनिफॉर्म, बट जिस चीज़ के लिए आपने इतना वेट किया हो, 10 महीने वेट किया हो, और फिर वो यूनिफॉर्म आपको उसके बाद मिली हो, तो सेटिस्फेक्शन देखो। रात में ना तकिए के नीचे वो यूनिफॉर्म रख के सोती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसको इतना सेटिस्फेक्शन दे रहा है। समझता क्या? एंड दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। समझ रहे बात को यार? तो ये रियल में ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है, समझता बात को, जब आपकी नेसेसरीज बहुत फुलफिल होती है। समझता क्या? आओ, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा सेटिस्फेक्शन इन्फिनिटी कब होता है, तो इन्फिनिटी कब होता है जब नेसेसरीज फुलफिल होती है। इन केस ऑफ नेसेसरीज द MU ऑफ द फर्स्ट फ्यू यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज, इन सच केसेस कंज्यूमर सरप्लस ऑलवेज इनफाइनाइट। आप अपनी बात सोच लो, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, आप अपनी बातें सोचो। कभी कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने बहुत वेट किया हो, कोई चीज़ आपकी नेसेसरी रही हो, और अचानक से वो चीज़ आपको आपके पास आ गई हो, या आपको पेरेंट्स से कहा हो कि चलो दिलाने चलते हैं, सर सेटिस्फेक्शन लेवल देखो। इसलिए मैंने कहा ना आप लोग अपनी बताओ, तो मैं आपके एग्जाम्पल को ले दिया। ये फील करने वाली बात है, ये महसूस करने, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर है। आप इकोनॉमिक्स को हर पॉइंट पे महसूस करोगे यार, है ना, सब्जेक्ट ही ऐसा है। There is no rule for deriving the utility scale of articles which are used for the prestige value. यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस काम नहीं करता। सर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है। सर जो गुड्स प्रेस्टिजियस होते हैं, हमारी रेपुटेशन को बढ़ाने वाले होते हैं, यार कॉमन सेंस है, प्रेस्टिजियस गुड्स वही होंगे ना जो महंगे होंगे। अब महंगे गुड्स में क्या कंज्यूमर सरप्लस देखोगे? कंज्यूमर सरप्लस तो वहाँ देखते हो ना व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज है, सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ गया। लेकिन प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करके ही तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैंने 3 कैरेट की एक रिंग परचेज कर ली डायमंड, 10 लाख रुपए की, नहीं 10 लाख की तो नहीं, महंगी मिलेगी, मान लो 1 कैरेट परचेज कर ली, 1 कैरेट डायमंड रिंग परचेज कर 10 लाख रुपीज़ की। सर वैसे तो उस रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बट उस पर 10 लाख खर्च करके अच्छा लग रहा है। अब जब जैसे मैंने पहनी कहीं पे रिंग, तो लोग ओ वाह नाइस रिंग, हाँ 1 कैरेट। अब जो जानता हो वो अंदाजा लगा लेगा 1 कैरेट इज इक्वल टू 10 लाख। तो सेटिस्फेक्शन लेवल प्रेस्टिजियस गुड्स पे जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जितना पैसा कम खर्च करोगे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सर प्रेस्टीज गुड्स होते ही ऐसे, तो वहाँ पे ये लॉर्ड काम ही नहीं करता।
प्रेस्टीज गुड्स पे काम ही नहीं करता। तो हम नियम बनाते हैं हाई द प्राइस लोअर द कंज्यूमर सरप्लस। हाई द प्राइस, जब गुड्स का प्राइस बहुत हाई हो तो वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस को लो हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक बहुत हायर प्राइस है तो काम ही नहीं करता है, और अगर हायर है तो लो हो जाता है। आई कहानी समझ में? इट इज अज्यूम दैट MU ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। हाँ वो तो कॉमन सेंस है यार। मनी के केस में तो क्या होता है पता है आप लोगों को? मनी के केस में ये कांस्टेंट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है ना, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कर देते हैं, विच इज अनरियलिस्टिक। क्योंकि जितना पैसा मिलेगा उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ता है यार। आप बताओ, आपको 500 मिले तो आपको लगता है ना 1000 भी मिलने चाहिए थे, और पैसा मिला तो और भूख आती है, और मिले तो और भूख आती है, एंड सो ऑन। As purchases are made and the consumer stock of money diminishes, the MU of money also will undergo change। ठीक है ना यार? तो कुल मिला के मनी के केस में ये क्या करेगा? काम नहीं करेगा। समझा गया? तो यहाँ पे हो गई हमारे पास ये वाली कहानी, इतनी खत्म है ना। तो हमने कर लिया, अभी आज की क्लास में हमने किया यूटिलिटी एनालिसिस, एंड यूटिलिटी एनालिसिस के बाद हम लोगों ने दोनों अप्रोचेस देखी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, एंड इस पे हमने लॉ ऑफ DMU भी पूरा देख लिया है ना। एंड फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये हैशटैग हटा दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसको पढ़ के जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है। एंड कंज्यूमर सरप्लस तो अब तो याद हो गया होगा, MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस, एंड व्हेन MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम एंड लेस देन तो डेफिसिट हो जाएगा यार, सिंपल। फिर मैंने आप लोगों को उसके बाद फिर कंज्यूमर सरप्लस के लिमिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सब पे नहीं लिखवाया, कुछ ही चीज़ों पे लगवाया हुआ है।